आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। आम इंतखाबात करीब हैं, ऐसे में मुसलमान एक बार फिर सभी सियासी पार्टियों की तवज्जो का मरकज है। कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू सभी पार्टियां मुसलमानों का वोट लेना चाहती हैं, लेकिन उनकी तामीर व तरक्की की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। आखिर ऐसा क्यों है? क्या मुसलमान इस मुल्क में सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं? इसी मौजू पर हम बात करेंगे हमारी खुसूसी प्रोग्राम खुली बहस में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी से हरीश खुराना साहब, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सियासी तजियाकार ख्वाजा इफ्तिखार साहब, कांग्रेस के लीडर मीम अफजल साहब और सियासी तजियाकार और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अमीर जामी। आप सभी का आलमी स्टूडियो में खैर मकदम है। इसके अलावा पटना स्टूडियो में हमारे साथ हैं बिहार में के एमएलसी और आरजेडी लीडर गुलाम गौस साहब, आपका भी खैर मकदम है। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम खुली बहस। आम इंतखाबात से कबल बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह ने मुसलमानों से माफी मांगने का इशारा देकर सियासत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या बीजेपी वाकई अपने रवैये पर शर्मिंदा है या फिर कांग्रेस और दीगर सियासी जमातों की तरह वो भी सिर्फ मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहती है? मुल्क में मुसलमान वोट बैंक की सियासत पर पेश है एक खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 14% है, लेकिन मुल्क का ये बड़ा तबका आजादी के 66-67 साल बाद भी तालीमी, समाजी, सियासी और इक्तिसादी हर मामले में दूसरी कौमों से पीछे है। इसके कई वजूहात हैं, लेकिन मुसलमानों के पिछड़ेपन की एक बड़ी वजह सियासत भी है। 1947 से अब तक मुल्क के इक़्तिदार पर ज्यादातर कांग्रेस का ही कब्जा रहा। रिवायती तौर पर मुसलमान कांग्रेस के वोट बैंक रहे। कांग्रेस शुरू से ही सेक्युलरिज्म और पर्सनल लॉ, फसादात, उर्दू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे जज्बाती मुद्दों को उठाकर मुसलमानों का वोट लेती रही, लेकिन उसकी तामीर और तरक्की के लिए मुस्बत कदम नहीं उठाया। 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमान कांग्रेस से बदजन हो गए। इसका असर ये हुआ कि कांग्रेस इक़्तिदार से बाहर हो गई। 90 की दहाई में बीजेपी जैसी फिरका परस्त पार्टी को टक्कर देने समाजी बराबरी और इंसाफ के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समता पार्टी यानी मौजूदा जेडीयू और जनता दल सेक्युलर जैसी पार्टियां वजूद में आईं। मुसलमान अपने तहफ़्फ़ुज़ और समाजी इंसाफ के नाम पर इन पार्टियों के साथ जुड़ गए, लेकिन तारीख गवाह है कि चाहे एसपी हो, बीएसपी हो, आरजेडी हो या जेडीयू, सभी ने मुसलमानों को धोखा दिया और उन्हें सिर्फ अपना वोट बैंक ही समझा। ये पार्टियां मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेती रहीं, लेकिन उनके असल मसाइल मसलन तालीम, सेहत, रोजगार, कारोबार और डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो नहीं दी। अब जबकि आम इंतखाबात सर पर हैं, तमाम सियासी पार्टियां जिनमें बीजेपी भी शामिल है, एक बार फिर अक़लियतों का वोट हासिल करने की फिराक में लग गई हैं। यही वजह है कि बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने मुसलमानों से माफी मांगकर उन्हें रिझाने की कोशिश की। मोदी को पीएम बनाने के लिए क्या बीजेपी माफी का ढोंग कर रही है या वाकई मुसलमानों के तई उसके नजरिए में कोई तब्दीली आई है? अगर आई है तो फिर बीजेपी बाबरी मस्जिद, गुजरात फसादात, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उर्दू जबान, इंसदादे दहशतगर्दी बिल जैसे मसाइल पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। तमाम सियासी पार्टियों को समझना होगा कि मुसलमान अब बेदार हो चुके हैं। वो अब जज्बाती नहीं, जमीनी मुद्दों पर वोट देंगे। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आप लोगों ने ये एक रिपोर्ट देखी। मेरा सबसे पहला सवाल होगा खुराना साहब से। खुराना साहब, जिस तरह से राजनाथ सिंह ने माफी मांगी, लेकिन उसके बाद तुरंत उसकी तरदीद हो गई। उसके बाद कहा गया कि नहीं, उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी है। खास करके गुजरात राइट के हवाले से बात की जाए तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। अगर गुजरात राइट के लिए वो माफी नहीं मांग रहे थे तो ये किस चीज की वो माफी मांग रहे थे? देखिए, आप उसके पूरे बयान को पढ़िए और पूरे बयान को आपने सुना भी होगा आपने। पहले तो परिप्रेक्ष्य देखिए, क्या परिप्रेक्ष्य था। अब जब से आजादी हुई है, आपने अभी रिपोर्ट में भी दिखाया कि तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एसपी हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मुस्लिम वोट बैंक माना है। मुस्लिम को उन्होंने उनके लिए करा कुछ नहीं है, एक वोट बैंक मान के हमेशा बीजेपी का डर दिखाया है। उस डर के साथ कि हाँ, बीजेपी आपके लिए ये कर देगी, बीजेपी आपके लिए दंगा कर देगी, ये कर देगी और वोट हासिल करेंगे। और वो जब वोट हासिल हो जाने के बाद उनकी तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। राजनाथ जी ने ये बात बयान किया, ये बोला उन्होंने कि आप हमें वोट दीजिए, इस बार आप देखिए, आप हमारे को आजमाइए, अगर हमसे कोई गलती होगी हम माफी मांगने को भी तैयार हैं।
उन्होंने ये इस परिप्रेक्ष्य में बोला, उन्होंने कभी ये नहीं कहा गुजरात के लिए कहा, क्योंकि गुजरात के लिए हमें खेद है, खेद हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमेशा डर ये दिखाया जाता है, कहा है कि अगर हमसे कोई गलती होगी तो पास्ट में भी भविष्य में भी, दो बात की उन्होंने, तो न भूतो न भविष्य है। ठीक है, जो आने वाली बात है उसमें हो सकता है बीजेपी और गलती करे, वो अलग बात है, लेकिन ये कि जो गलती हुई है, तो जिस गलती को लेके मुसलमान आपसे नाराज है, वो सबसे बड़ी गलती जो आज मानी जाती है वो गुजरात है। तो अगर उस गुजरात में माफी नहीं मांगी, यही हमारा यही कहना है कि गुजरात के अंदर हमेशा बीजेपी को दोषी ठहराया जाता है। आज जबकि SIT हिंदुस्तान की कोर्टों ने नरेंद्र मोदी जी को बरी कर दिया है, उसके बावजूद अगर तमाम राजनीतिक दल ये कहें कि नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, तो मेरा मानना यह है कि ये न केवल हिंदुस्तान की जनता बल्कि सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लंघन है, जो मेरा मानना है। दूसरी बात, हम लोग ये कहते हैं कि कृपा करके आप मुद्दों की बात करिए ना, हमेशा आप दंगे की बात करते हैं। आप 10 साल 15 साल से हम लोगों को गुजरात में शासन करते हो गया, मध्य प्रदेश में शासन करते हो गया, छत्तीसगढ़ में शासन करते हो गए, मुझे एक इंसिडेंस तो बताइए जहां सांप्रदायिक दंगे हुए हों। 15 साल हो गए, और उससे पहले आप गुजरात का इतिहास देख लीजिए। इससे पहले, जब मोदी जी से पहले कांग्रेस की सरकार थी, कितने दंगे हुआ करते थे। मेरे ख्याल से ऐसा कोई साल नहीं जाता था जब दंगे नहीं होते थे। लेकिन जब से मोदी जी आए, एक 2002 को छोड़ दीजिए, उसके बाद से आज 13 साल हो गए उनको राज करते हुए, एक भी दंगा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक डर होता है कि हाँ, हम लोग एक सत्ता का, हम एक कानून का डर है, हम लोग हम जो बात करते हैं, हम दंगे की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे कानून व्यवस्था और तरक्की की बात करेंगे। ये चलिए, आपकी बात लेके चलते हैं ख्वाजा इफ्तिखार साहब के पास। इफ्तिखार साहब, आपने खुराना साहब की बात सुनी, ये कह रहे हैं कि नहीं, किसी गलती की माफी नहीं मांगी गई है। एक बात कहा गया, जनरल स्टेटमेंट है कि अगर कोई गलती हुई है या आगे भी कोई गलती होती है तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। क्या लगता है, इस पूरी माफी की जो बात आ रही है, और कहीं ना कहीं पूरे तौर पे ये देखा जा रहा है कि जब से इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं तो बीजेपी सोची समझी स्कीम के तहत, स्ट्रेटजी के तहत मुसलमानों के पास जा रही है, उनसे डायलॉग शुरू कर रही है। क्या एक सिंसियर एफर्ट है या दिखावा है? देखिए, 2-3 बातें समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात यह है कि ये जो इस तरह की जितनी भी बहसें होती हैं या इस किस्म के जो बयानात आते हैं, वो हमेशा इलेक्शन के इतने करीब आते हैं, और इलेक्शन के करीब इस किस्म के जो भी बयानात हो, किसी भी पार्टी की जानिब से हो, उनके अंदर कोई वजन नहीं होता, क्योंकि सामने सीधा सीधा वोट बैंक होता है। तो ये भी एक वोट बैंक की सियासत है। आप नरेंद्र मोदी पे बहस कर रहे हैं या वोट बैंक पर बहस कर रहे हैं। इन्होंने जितनी बातें की नरेंद्र मोदी के हवाले से की, मेरे ख्याल से मौजूद बहस ये है कि मुसलमानों को वोट बैंक समझा जाता है। जी, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि हिंदुस्तान में तमाम सियासी जमातें मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती आई हैं और आज भी कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि साहब हिंदुस्तान में मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुझे लगता यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि भाई हमको इनको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो इस्तेमाल की चीज है, उसे सब इस्तेमाल ही करते आए। मिसाल के तौर पर 55 साल लगभग कांग्रेस का इख्तिदार है जी। फसादात की तारीख में आप जाएंगे तो आपको मैं सिर्फ एक फसाद की तरफ लेके जाऊंगा। आसाम नीली, 5000 मुसलमानों का एक दिन में कत्ल हुआ, और कब हुआ? जब यहाँ नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस हो रही थी। 38 मुस्लिम ममालिक के हेड ऑफ द स्टेट्स और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर मौजूद थे। कांग्रेस की सरकार थी, मोहतरमा इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की वजीर आजम थी, सेकुलरिज्म की कांग्रेस लंबरदार है। 5000 मुसलमानों का कत्ल हुआ, ठीक है। बीजेपी की तरफ आइए, गुजरात में कोई कसर हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ नहीं हुई, समझिए। और गुजरात के मुसलमान आज भी, ये समझिए, तमाम आंकड़े अपनी जगह पर, लेकिन गुजरात के मुसलमानों के अंदर जो खौफ और हिरास है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसी तरीके से आप आइए मुलायम सिंह की तरफ, बिजनौर में जो फसाद हुआ, मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ, मसूरी में फसाद हुआ। तो फसादात के हवाले से कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है कि जिसको आप क्लीन चिट दे सकते हो। हम क्या फसादात की बुनियाद पर फैसला करते हैं सियासी तौर पे? हिंदुस्तान के मुसलमान ने फसादात की बुनियाद पर कभी अपने फैसले नहीं किए। अगर फसादात की बुनियाद पर फैसले होते तो कांग्रेस को मुसलमानों ने कब का छोड़ दिया होता। कांग्रेस को मुसलमानों ने फसाद के बावजूद नहीं छोड़ा। बहुत अब एक और बात कह लूं यहीं पे, हिंदुस्तान के मुसलमान के सामने 3 मुतबादिल हैं। बात कड़वी है मगर कहने की जरूरत है, उसका मकसद ये, बदतर और बदतरीन। बद में वो लोग आते हैं जो थर्ड फ्रंट के लोग हैं, जिनको रीजनल पार्टीज के नाम से भी आप जान सकते हैं, और आपके जो है बदतर में कांग्रेस आती है, क्योंकि अब कांग्रेस के पर मेरा इल्जाम यह है कि बयानात हैं,
इकदामात हैं जो भी हैं, जितने भी हैं वो कांग्रेस के ही हैं लगभग, लेकिन अमल दरामद के मामलात में बेइंतहा शिकायत है। अमल दरामद बुनियादी मुद्दा है मुसलमान का। और तीसरा है बदतरीन, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो इन तीन में से आपको तय करना है। अभी आगे चलिए, फिर आगे बात करेंगे। मीम अफजल साहब, बहुत बड़ा इल्जाम आपके ऊपर लगाया है, नीली का राइट, आसाम का राइट। और अगर राइटों की तारीख की बात करें तो 1967 से लेकर के 2002 तक जितने भी राइट्स हुए हैं उसमें जाहिर सी बात है उन स्टेट्स में हुए हैं जहां कांग्रेस की सरकार रही है। और उन राइट्स की मैं बात कर रहा हूं, 100 से ज्यादा राइट्स हुए हैं जिसमें कम से कम 100 से ऊपर लोग ही मरे हैं। वो सारे स्टेट्स आपके थे। आपके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि आप लोगों ने सिर्फ बयानात दिए हैं, कोई इकदामात नहीं किए हैं, ऐसा क्यों? एक चीज मैं ऐड और करूंगा, माफी चाहूंगा। आपने असम की बात करी, आप दिल्ली के 84 के सिख दंगों की बात भी करिए, वो भी कांग्रेस के शासन में, वो मैं उसको बात नहीं मानूंगा, वो कत्लेआम था। चलिए मीम अफजल साहब। ये पहली बात तो ये कि मैं सबसे पहले जो हमारे ख्वाजा साहब ने बात कही उससे अपने आप को आमांग करते हुए ये बात कहूंगा कि ये बात सही है कि इस हिंदुस्तान में 1, 2, 4, 10, 5 नहीं, हजारों फसादात हुए हैं। ये फसादात किस वजह से हुए, इसकी कुछ तारीखी वजूहात है। इस मुल्क के अंदर एक ऐसा सेक्शन हमेशा काम करता रहा है, जो कांग्रेस की सरकार रही हो, कोई सी भी सरकार रही हो, यानी फिर आपने उधर तो जाहिर है कि तो होगा ही, जाहिर है कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं फसाद कराता हूँ जी, ये तो मैं कहने वाला नहीं हूँ। सही बात है। और आपको इसकी उम्मीद भी नहीं करनी, और आप ये कह भी नहीं सकते हैं, साबित भी नहीं कर सकते हैं, जबकि 2002 के फसादात में आप बहुत कुछ साबित कर चुके हो। यही तो मुद्दा है, ये कह रहे हैं ये गलत है। अगर देखिए मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई अगर ये कहेंगे कि हम बहुत कुछ साबित हो गए तो कोर्ट ने भी उसको बोलने दीजिए पहले बात सुनिए। जी, आप अगर बहुत उत्सुक हैं तो आप ही बोल लीजिए। प्लीज बोलिए। मैं साबित करने का मतलब, माया कोड नानी इनकी मिनिस्टर थी, उनको उम्र कैद की सजा, इस वक्त वो जेल में है। 17 पुलिस अफसर जो इसमें मुलविस पाए गए वो जेल में है। ये बात सही है कि मोदी जी को डायरेक्टली इम्प्लीकेट नहीं किया जा सका है, और वो अभी एक लोअर कोर्ट का फैसला है, अभी उसके लिए अपील भी हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है मामला। लेकिन जिम्मेदारी तो उन्हीं की है, जैसे आप हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, वो जिम्मेदारी से फिर ये कैसे बच सकते हैं। लेकिन बुनियादी बात वो है जो इफ्तिखार साहब ने कही कि क्या मुसलमान सिर्फ फसाद को देख के वोट देगा। जी, मैं समझता हूं दिया नहीं है और देना भी नहीं चाहिए। मेरा असल मामला यह है कि जो आपने कहा, मैं इनसे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूं कि मुसलमानों के लिए बुनियादी काम क्या हुए हैं वो देखने की चीज है। मिसाल के तौर पर मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को जब तक पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, लेकिन उनको हमेशा 55 साल तो आप ही थे। तो मैं बता रहा हूं ना, अब आप मेरी बात सुने। हमने पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सेदारी दी है, डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी दी है। अभी जो खुराना साहब बात कर रहे थे या अभी इनकी पार्टी ने कहा, पहली बात तो मैं गलतफहमी दूर कर दूं, राजनाथ सिंह जी ने कहीं दूर दूर तक माफी नहीं मांगी है। उन्होंने कहा अगर आप हमें मौका देंगे तो हमारे से कोई शिकायत होगी तो हम उसके लिए माफी मांगने को तैयार हैं। गोया वो चाहते हैं कि पहले आप वोट डालो हमको और उसके बाद फिर हम कोई गलती करेंगे फिर माफी मांगेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं मांगेंगे। क्या यही कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल यही कहा है उन्होंने। इसके अलावा कोई कल इनके एक नुमाइंदे ने मेरे साथ, इनके एक प्रवक्ता ने मेरे साथ, इनके साथी हैं खुराना साहब के, उन्होंने मेरे सामने कहा कि उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी है, ना दंगों पे माफी मांगी है, ना 2002 पे माफी मांगी है, ना किसी चीज पे माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा आगे हमने गलती की तो माफी मांगे। गोया भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पोजीशन को साफ कर दिया। दूसरी बात ये बड़ा कंफ्यूजन है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ। एक तरफ ये कहते हैं कि हम सबके साथ बराबरी का सलूक करते हैं। गुजरात के अंदर 11% मुसलमान हैं। पिछले 3 चुनाव के अंदर यानी 15 साल के अंदर इन्होंने एक सिंगल मुसलमान को मोदी जी ने टिकट नहीं दिया और अब वो आज भारत के प्रधानमंत्री बनने के दावेदार हैं। हिस्सेदारी का मामला ये है। और बाकी जो कहते हैं कि हमने बड़ा डेवलपमेंट दिया, तो अभी आप गुजरात में अहमदाबाद चले जाइए, 2002 से लेकर आज तक चलिए अभी इस साल में भी वहां पर फसादात से मुतासरा लोगों का कैंप लगा हुआ है। आज तक उन्हें रहने के लिए जगह नहीं दी जा सकी हो। ये डेवलपमेंट की बात करते हैं। जितना विकास गुजरात के मुसलमानों का हुआ है कहीं नहीं हुआ भाई। खुराना साहब ये बात आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कितनी बार आप लोगों ने कहीं नहीं मुझे बताइए कौन विकास के जितने आयाम आप लोगों ने लगातार 3 बार आपने उनको विकास की बात कर अवार्ड दिए। ऐसे नहीं हुआ। हमारे गुजरात के यूनिट ने आपके सारे विकास की धज्जियां उड़ा दी है। देखिए नहीं, आपने अवार्ड क्यों दिया उनको? आपने
खुराना जी, आपकी केंद्र सरकार ने 3 माह में हरीश खुराना जी हमारे साथ मौजूद है पटना स्टूडियो में, आरजेडी लीडर गुलाम गौस साहब। पहले उनके पास चलते हैं, फिर अमीर जमाई के पास आएंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं अमीर भी। लेकिन गुलाम गौस साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि हरीश खुराना जी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लीडर बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, और गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में भी मुसलमानों की हालत बहुत बेहतर है, और इसलिए इस बार मुसलमानों को बीजेपी पे भरोसा करके, राजनाथ सिंह जी की बातों पे भरोसा करके बीजेपी को वोट देना चाहिए। आप क्या कहिएगा? उन कातिलों के पर कैसे भरोसा किया जाए कि उसने जफा से तौबा मेरे कत्ल के बाद। जी जी जी, इनको माफी उस वक्त मांगनी चाहिए थी जब बाबरी मस्जिद को आतताइयों ने तोड़ने का काम किया था। इनको माफी उस वक्त मांगनी चाहिए थी जब मक्का मस्जिद में धमाका हुआ। इनको माफी उस वक्त मांगनी चाहिए थी जब समझौता एक्सप्रेस में धमाका हुआ। इनको माफी उस वक्त मांगनी चाहिए थी जब अजमेर में धमाका हुआ। जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। जी जी जी, इलेक्शन आ गया है तो अब दर्द से तो क्या आपको क्या लगता है कि इनका जो मुसलमानों को लेकर के एकाएक इनके दिल में जो मोहब्बत जाग उठी है, वो सिर्फ वोट के लिए है या कुछ उसमें संजीदगी है? सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए। जिसका नेता आसाम में ये कहता हो कि तुम्हारे यहाँ बांग्लादेश से आगे वहां के जो बाशिंदे हैं मुकामी मुस्लिम हैं, या बिहार में जो है वो सीमांचल का इलाका है, किशनगंज है, कटरिया है, अररिया है, वो सब उन्हें बांग्लादेशी नजर आते हैं। हमारे पुरखे यहाँ सदियों से रहते हैं। चलिए गुलाम गौस साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ स्टूडियो में अमीर जमाई हैं। अमीर जमाई से जान लेते हैं कि मुसलमानों को लेकर के बीजेपी में जो एक नई सोच है, कभी विजन डॉक्यूमेंट की बात होती है, कई मुसलमानों के लीडर्स को बुलाया जाता है, कई मुस्लिम एडिटर्स के साथ बातचीत होती है, कहीं न कहीं बीजेपी में मुसलमानों को लेकर एक नई सोच उभर रही है। उसको हम लोग शक की नजर से क्यों देखें, उसको संजीदा क्यों ना माने? अमीर, देखिए, सबसे पहले तो मुसलमानों पर जब भी टेलीविजन में कोई चर्चा होती है तो ये जो हमेशा जो जज्बाती चर्चा होती है जी, उससे हट के कभी भी ऐसा नहीं देखा जाता कि उनके रोजी रोटी के सवाल पे उनका इक्तिसादी मयार ऊपर हो, उस पर जो है कोई चर्चा आज तक कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा, वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अमीर ने बहुत अहम मुद्दा उठाया है कि जब भी बात होती है मुसलमानों की तो जज्बाती बात होती है, उनकी जो बुनियादी मसले उस पर बातचीत नहीं होती है। इसी मौजू पर लौटेंगे, लेते हैं एक ब्रेक। 500 लोग आ रहे हैं शादी में, तो हम लोग 700 लोगों का खाना बनवाएंगे। लड़की के सितारों में कमी दिख रही है। कैसी कमी पंडित जी? अनाज की कमी। क्या मतलब? लड़की की शादी में अनाज की बर्बादी होगी, जिससे अनाज के फरिश्ते नाराज हो जाएंगे। एक तरकीब है, बारातियों के खाने का इंतजाम जरूरत के हिसाब से करें, फिर भी खाना बच जाए तो गरीबों में बांट दें। जमीन पर उगे अनाज पर सबका हक है, इसे बेकार न जाने दें। किसी का हक ना छीने। जागो सारिफ जागो। जमहूरियत के फैसले में अहम है आपकी राय। पहली बार एसएमएस के जरिए कीजिए ओपिनियन पोल। एसएमएस से दीजिए जवाब। खुशकिस्मत शुरका को मिलेंगे तोहफे। एसएमएस ओपिनियन पोल के लिए हमारा 11वां सवाल है, क्या नौजवान उम्मीदवार ही सियासत को बेहतर समत दे सकते हैं? ए हां, बी नहीं और सी मालूम नहीं। हमारे सवाल का जवाब देने के लिए टाइप करें AAM स्पेस ABC। टाइप करके भेज दें 59090 पर। आप चुने गए हैं जिन कामों को करने के लिए, उनको करने के लिए क्या असंवैधानिक तरीका भी अपनाइएगा? कौन कौन से लॉ में क्या परिवर्तन लाना है, हम सब परिवर्तन लेके आएंगे, ऐसा कि देश वास्तविक में पहली बार आजाद फील करे। मुस्लिम मसाइल पर आम आदमी पार्टी लीडर सोमनाथ भारती की बेबाक राय। ये इल्जाम आप लोगों पे लगता है कि आप लोग कांग्रेस के पीछे तो हाथ धो के पड़ गए हैं, लेकिन भाजपा की जब बात आती है तो आप कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो जाते हैं। मैं तो मानता हूं कि भाजपा वो पार्टी है जिसका जितना जल्दी खात्मा हो देश से। ये घृणा की राजनीति करती है। देखिए तकरार में सैयद
फैसल अली के साथ इतवार की रात 8:30 बजे और पीर की दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मुसलमानों को लेकर के क्या बीजेपी में एक सीरियस पहल शुरू हुई है, एक संजीदा कोशिश की जा रही है, या सिर्फ एक दिखावा है मुसलमानों को बहलाने का और उनका वोट हासिल करने का। अमीर जमाई से हम बात कर रहे थे। अमीर जमाई ने बताया कि जब भी मुसलमानों की बात होती है तो लोग जज्बाती बातें करते हैं, लेकिन उनकी तामीरी मुद्दे, बुनियादी मुद्दे के ऊपर कोई सवाल नहीं करता है। जी अमीर जमाई। तो मैं आपसे इसी बात को मैं जोड़ने के लिए मैं कह रहा था कि यूपी 1 यूपी 2 में अगर बीजेपी को आज बड़ी मोहब्बत नजर आ रही है अकलियतों के लिए, मुसलमानों के लिए, सचर कमेटी के बाद सचर कमेटी ने बताया कि मुसलमानों के हालात क्या है। उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने बताया कि उसका इलाज क्या है। उस इलाज के लिए वो सारे जितने भी सब मुतहरिक लोग थे, जितने भी सब लोग मुसलमानों के राइट्स के लिए लड़ रहे थे, वो देश की सारी सरकारों के पास गए। वो कांग्रेस के तो रिजीम में यूपी 1 यूपी 2 में रंगनाथ मिश्रा के सारे रिकमेंडेशन आ चुके थे। वो गुजरात भी गए। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने रंगनाथ मिश्रा पर अमल करने पर ही इनकार कर दिया। वो तो मिले ही नहीं इस चर्चा पे कि मुसलमानों को किस तरह से उनका जो एक बड़ा पेशेवर तबका है उसको कैसे अधिकार दिया जाए। तो ये इससे ये समझ में आता है कि ये वोट बैंक समझते हैं, मुसलमानों को भी वोट बैंक समझते हैं। मेरा लेकिन यह कहना है कि इस मुल्क में वोट बैंक सिर्फ दो हैं। एक है अमीरों का वोट बैंक, एक है गरीबों का वोट बैंक। मुसलमानों का भी वही हालत है। और अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट ने जो बताया कि इस देश में 73 करोड़ लोगों की आबादी के जो लोग हैं वो 8 रुपए से 20 रुपए पे गुजर बसर करते हैं। तो भैया आप ये बताइए कि 8 रुपए से 20 रुपए पे जो लोग जिंदगी गुजारने को मजबूर किए गए हैं, उसके पास बीजेपी का क्या कार्यक्रम है, उसके पास कांग्रेस का क्या कार्यक्रम है। सवाल दंगों का नहीं है। दंगों में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो तो दोनों पार्टनर हैं और इसमें किसी को माफ नहीं किया जाना चाहिए। अब एक बात सामने आ गई है, हम भी तो यही कह रहे हैं कि विकास की बात करिए। हम भी तो यही कह रहे हैं, आप बैठिए सही, आप बैठिए, अपनी तकलीफ हमें बताइए आराम से सर, आराम से। ये नहीं चिल्लाना सर, चिल्लाने का सोल्यूशन नहीं है, चिल्लाने का सोल्यूशन नहीं है। आप हम भी यही कह रहे हैं तो आपके पास गए आप इस चीज से वोट बैंक से बाहर निकलिए। आप समझिए आपको क्या दिक्कत थी जब मुसलमान नौजवानों ने पढ़ने का कोशिश चिल्लाना मुझे भी आता है, इसलिए आप आराम से बात करिए, आप आराम से बात करिए। उन्होंने पढ़ने का कोशिश किया। फैसल साहब अभी अमीर साहब से बात करिए, इस तरह से कोई सोल्यूशन निकलने वाला। प्रॉब्लम यही है कि चिल्ला के बात खत्म करेंगे। हरीश खुराना जी, इन्हीं की बात को मैं आपसे पास लेके आ रहा हूँ। पूरी आपने रिपोर्ट पढ़ी? आपने पूरी रिपोर्ट पढ़ी? आपने पूरी रिपोर्ट पढ़ी? गुजरात में क्या किया गया? अमीर जमाई मैं आपकी बात ही कर रहा हूं। ये बताइए खुराना जी, ये बात इन्होंने एक बहुत नाम उठाई है कि जब बात होती है तो खूब बात लोग करते हैं, बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, जज्बात को उछाला जाता है। लेकिन जब बात आएगी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट पे अमल किया जाए या कोई और, जाहिर सी बात है उसमें मुसलमानों का फायदा था, या वैसा कोई मौजू या उसका कोई मुद्दा जो मुसलमानों से रिलेटेड होता है, चाहे वो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात हो, चाहे वो एंटी कम्युनल एक बात आप मत किया करिए, सारी प्रॉब्लम यहीं पर है। एक मिनट, जब भी कोई ऐसा इशू होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ का इशू आता है या आर्टिकल 370 का इशू आता है, हालांकि उससे पूरे हिंदुस्तान मुसलमानों का कोई बहुत आता ही नहीं, बीजेपी हमेशा उसकी मुखालफत करती है जहां उसको लगा कि इसमें कहीं ना कहीं माइनॉरिटी का कोई मामला है। जब आपका ये रवैया रहेगा तो कैसे हम आपके पास आएंगे? भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही रहा है जी कि न जाति के आधार पे न किसी धर्म के आधार पे हमारे लिए मुस्लिम भी उसी तरह इंपॉर्टेंट है जितना हिंदू इंपॉर्टेंट है। जितनी हम विकास की बात अगर हम हिंदू की करेंगे उतनी ही विकास की बात हम जमीनी हकीकत। हरीश खुराना जी एक बात बताइए, आज के भारत में जाति के आधार पे रिजर्वेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना, लेकिन उसका आप दुष्परिणाम भी आपने देखे, साथ साथ क्या होती बात नहीं है, आप परिणाम भी देख रहे हैं। देखिए मेरा जो कहना है, हम लोग बैठ के चर्चा करिए कि आप विकास की बात कैसे, आप बैठेंगे नहीं जब आप बात ही नहीं करेंगे, आप एक ही बात को रटते जाएंगे, 2002 हरीश खुराना जी, सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हरीश खुराना जी ये कुछ निवेदन से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। केरला मॉडल का जो रिजर्वेशन है वो 35 साल पहले दिया गया था। न मंडल, न कमंडल, न रंगनाथ मिश्रा जी का रिपोर्ट, न सचर कमेटी का रिपोर्ट। वहां पे 12%
पेशेवर बिरादरियां जो पसमानदा की हैं मुसलमानों में, उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। क्या आपकी पार्टी तैयार है? उसी को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। देखिए, रिजर्वेशन की बात फिर वही आती है ना, मजहब पे नहीं, कौन करेगा? मजहब पे नहीं है, धर्म पे है ना, कौन करेगा? सेंटर करेगा, सेंटर करेगा, सेंटर करेगा। बिल्कुल मुद्दे से हट रहे हैं, आप फिर मुद्दे से भटक रहे हैं, आप फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। आप ये बात कर रहे हैं वोट बैंक, हम तो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को वोट बैंक नहीं मानती। हम बैठ के चर्चा करने को तैयार है कि विकास की बात कैसे करेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, पिछले 2 बार मीटिंगों के अंदर हम लोगों ने मुअज्जिज लोगों को, आप मुस्लिम मुअज्जिज लोगों को बुलाया, चर्चा की, उसमें आप भी थे। आपको मालूम है कि हमने चर्चा की थी। आप लोगों के हमारे कुछ विचारिक मतभेद, आपके नुमाइंदे थे, मैं कह रहा हूं विचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है टेबल पे बैठ के ही कोई सोल्यूशन निकलता है। लेकिन मीम अफजल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। रिचुअल्स पे मत आइए। ये अटल बिहारी हिमायत कमेटी बना के, फ्रेंड्स ऑफ और नरेंद्र मोदी बना के ये देश नहीं चलने देंगे हम लोग। चलिए, धमकी मत दीजिए कि देश नहीं चलने देंगे। नहीं, आप लोग बात को उस तरफ ना ले जाइए प्लीज। अमीर जामा साहब, आपने तो शुरुआती इससे की थी, सिर्फ जज्बाती मसलों पे बात होती है, आपको खुद बिल्कुल उल्टे आप जज्बाती हो रहे हैं। ये उत्थान की बात है। नहीं, उत्थान की बात नहीं है, ये भी जज्बातियत की बात है। मुझे आपने इम्प्लीमेंट किया होता तो मेरे जज्बात की कोई जरूरत नहीं थी। अफजल साहब, आपसे एक सवाल, जो बात ये कह रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक अपलिफ्ट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों का पूरे तौर पे उसी तरह से विकास होना चाहिए जिस तरह से दूसरी कौमों का हुआ है। जाहिर सी बात है, ये सवाल हर आदमी आपसे और आपकी पार्टी से कर रहा है कि 55 साल में आपने वो मौका मुसलमानों को क्यों नहीं दिया। एक बात ये है कि आपका ये कहना गलत है कि मुसलमानों को मौका नहीं दिया। मैं आपको एक बात बता, आपकी कमीशन ने, आपकी कमेटी ने कहा है कि बहुत बुरी हालत में है, दलितों से बदतर है। सुनिए मेरी बात, सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई जी, उसमें 3 रिकमेंडेशंस को छोड़कर, और जो जिसको हुकूमत ने माना नहीं है, और 3 ऐसी रिकमेंडेशंस या 4 हैं जो टेक्निकल वजूहात की बिना पर, जिस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन हो गया जी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 8 साल पहले माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनी थी जी, उसका बजट था 6000 करोड़ 5 साल का। जो लेटेस्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया है उसमें बजट डाला गया है 17,555 करोड़। ये बात बिल्कुल सही है जो अभी अमीर ने कही बात, कि इस मुल्क में 2 ही तबके हैं, गरीब और अमीर जी। लेकिन बदकिस्मती से उन गरीबों के अंदर मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, गरीब ब्राह्मण भी हैं, गरीब ठाकुर भी हैं, गरीब जो है वैश्य भी हैं, और मुसलमानों के अंदर भी कुछ ऐसे तबके हैं जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं प्रोफेशनल एतबार से जी। तो उन सबके विकास की बात की ये कर रहे थे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब आप जनरल बात करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में जो स्कीम्स नाफिज की हैं वो उन गरीबों के लिए ही थी। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉयमेंट को लेकर के पिछले 10 साल में हमने मनरेगा को लेकर के आया, जिसके अंदर सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं था प्रोग्राम, बल्कि गरीब लोगों के लिए था। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उसके अंदर गरीब, चलिए, हर तबके को मिला। लेकिन आप नहीं, सुनिए, लेकिन आप साहब ये सवाल करें तो आप सवाल सीधा ये है कि आप ये कह के बात को खत्म नहीं कर सकते, आप भटक रहे हैं, ये बिल्कुल अलग जा रही है। मैं आपसे ये बात के पास, आप मुझसे सवाल पूछते हैं, जब आप मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, तो मेरा जवाब सुनिए ताकि मैं आपको मुतमईन कर सकूं। ये बात नहीं है। चलिए, आप जब सवाल छोड़ देते हैं तो आप ये इंप्रेशन देते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप बोले, चलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने जो ये अभी हमने 82 करोड़, बाद मौका दूंगा, 82 करोड़ लोगों के लिए फूड की स्कीम लेकर के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी सपोर्ट किया हमको, सीपीआई ने भी सपोर्ट किया, सीपीएम ने भी। कोई माइका लाल पार्लियामेंट के अंदर इसको अपोज कर सकता है? अमीर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आम लोगों की स्कीम है, गरीब आदमियों की स्कीम है, जितनी मर्जी, तो आज इसको कितना आप क्रेडिट दे रहे हो? जितना मर्जी कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि 55 साल इन्होंने जो राज किया, उसके बावजूद आज मुसलमान का जो तबका है, एक जुमला सुन लीजिए राणा साहब, एक जुमला सुन लीजिए। 55 साल में मुस्लिम, मैं आपको आता हूँ 19% मुस्लिम, आप बताइए ना, आप ये बताइए, आप विकास किया, अरे कितने % मुस्लिम निकल के आते हैं? विकास की बात कर रहे हो आप, ये तो बताओ मुझे। 55 साल के इतने राज करने के बाद भी आपकी ये बहस नहीं है। ये बहस इसी बात को लेकर के हम पटना चलते हैं। पटना में हमारे साथ आरजेडी के लीडर गुलाम गौस साहब हैं। गुलाम गौस साहब, आपकी पार्टी ने भी बहुत लंबे वक्त तक बिहार पे हुकूमत की, और आप पर भी ये इल्जाम लगता है कि आपने भी और आपके नेता ने, आपकी पार्टी ने भी मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर यूज किया, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। कैसे आप देखते हैं इसको? हेलो,
अभी पटना गुलाम गौस साहब से बातचीत नहीं हो पा रही है, हम ख्वाजा इफ्तिखार साहब के पास जाना चाहें। ख्वाजा साहब, ये सारे लोग जब बातचीत होती है सियासी पार्टी अपना अपना राग अलापने लगती है, आप एक न्यूट्रल आदमी हैं, आप सहाफी हैं, आप बताइए कि आप पूरे को किस तरह से तज्जिया करते हैं? मैं वही चाह रहा था कि ये देखिए, जो भी जिस जमात से ताल्लुक रखता है उसकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जमात का दिफा करे। ये लोग जो अपनी दिफा कर रहे हैं ये बिल्कुल सही, इनकी अखलाकी जिम्मेदारी ये भी है कि लोग जो उनको वोट देते हैं उनका दिफा करें। लेकिन मेरा तो इनसे ताल्लुक नहीं है, उन्हीं का दिफा कर रहे हैं। आप अगर उसको समझे तो अब दूसरी बात है, देखिए मैंने तो शुरू में कहा, मैं तो ईमानदारी से बात कह रहा हूं कि कांग्रेस के बारे में मेरा कहना यह है कि इकदामात 99% जो कुछ भी लिए गए अकलियतों के हवाले से हो या मुसलमानों के हवाले से हो वो कांग्रेस के दौर में लिए गए। इससे अगर इनकार करेंगे तो झूठ होगा। दूसरी बात मैंने ये कही, इम्प्लीमेंटेशन आपने कहा वो शिकायत है, बिल्कुल सही, वो शिकायत है कांग्रेस में, बिल्कुल है। अब बात यह है कि हमें राजनाथ सिंह ने जो बयान दिए हैं, जो माफी की बात की है, तो एक बहस छेड़ी गई है, क्या हमें वो बहस करनी चाहिए या हमें वो बहस नहीं करनी चाहिए? मुद्दा बुनियादी तौर पर आपने ये उठाया है, ये इस पर हमें वापस आना चाहिए। देखिए 55 साल कांग्रेस के इख्तियार में हमें सच्चर कमेटी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये मिली कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान में समाजी और इक्तिसादी तौर पर जो सबसे कमजोर तबका है, हम उससे भी ज्यादा कमजोर हैं। ठीक है, उसके बावजूद हम बहैसियत मुसलमान हम मुतवातिर कांग्रेस की हिमायत करते चले आ रहे हैं, कांग्रेस को वोट देते चले आ रहे हैं और सेकुलरिज्म के नाम पर हम ये काम करते चले आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम बराबर ये एक हमारा मौकिफ रहा है कि भैया उसको जिता दो जो बीजेपी को कैंडिडेट को हरा दे। हमारी ये सोच चलती चली आ रही। मैं समझता हूँ एक टर्निंग पॉइंट आता है, इस मुल्क की सियासत बिल्कुल एक नए अंदाज की सियासत बनती जा रही है। आप देखिए मुसलमान का वोट इनडायरेक्टली बीजेपी को जा रहा है। हिंदुस्तान में बेशतर सियासी जमातें भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला चुकी हैं, हाथ मिला रही हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे ये कह रहा हूं कि शायद ही एक आध जमात बची है जिसमें अभी कांग्रेस को कह सकते हैं आप, बाकी कोई ऐसा नहीं बचा जिसने भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय जनता दल भी उसमें शामिल है। लगभग मैंने कहा लगभग सबने हाथ मिला लिया। ये वो तमाम जमातें जिनको मुसलमान सेकुलर समझते हुए वोट देता है, लेकिन ये बीजेपी से हाथ मिलाती है। मुसलमानों को सोचने की जरूरत यह है कि इनडायरेक्टली, पूरी बात कहने दीजिए, इनडायरेक्टली आपका वोट लिया जा रहा है। जो लोग बीजेपी के साथ है इनडायरेक्टली उस वोट को बेचा जा रहा है। आज मुसलमान के सामने सवाल ये, मैं पूरी बात करूं, आज मुसलमान के सामने सवाल ये है कि जब बीजेपी का सदर आपसे ये कह रहा है कि भाई मैं अगर मुझसे कोई गलती होती है या कोई गलती हुई है तो मैं शीश झुकाकर जो है माफी मांगने के लिए तैयार हूं। देखिए राजनाथ सिंह का जुमला गलत है। राजनाथ सिंह को भी ये कहना चाहिए और नरेंद्र मोदी को भी ये कहना चाहिए, अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई संजीदा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान, उनके इंटेलेक्चुअल जो है इस पर गुफ्तगू करें, बहस करें और उसके बाद वो तय करें। मैं कोई नहीं हूं ये कहने वाला कि मुसलमान बीजेपी को वोट दें। पूरी एक बात और सुन लीजिए, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये कहे। देखिए जो आदमी इख्तिदार में होता है, नरेंद्र मोदी इख्तिदार में थे जब गुजरात के अंदर फसादात हुए, ठीक है, अदालतें 1000 दफा उनको बरी कर दे, मगर अखलाकी तौर पर उनकी जिम्मेदारी है। अगर नरेंद्र मोदी संजीदा है, भारतीय जनता पार्टी संजीदा है, तो उन्हें कहना चाहिए कि हम अखलाकी तौर पर उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और उसके लिए हम माफी मांगते हैं, ठीक है, और आइंदा भी माफी मांगेंगे। और ये बात कांग्रेस पर भी लागू होती है, ये बात मुलायम सिंह पर भी लागू होती है, तमाम सियासी जमातों पर लागू। चलिए हमारे साथ हमारा राब्ता हो गया है गुलाम गौस साहब से जो पटना में बैठे हैं। गुलाम गौस साहब, आपके ऊपर भी ये इल्जाम लगता है, आपकी पार्टी के ऊपर भी, कि लालू जी ने 15 साल तक मुसलमानों के बल पे सरकार चलाई, लेकिन मुसलमानों को किया कुछ नहीं, दिया कुछ नहीं और सिर्फ उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। ये इल्जाम आपकी पार्टी पे भी लगता है? ये बात वही लोग कहते होंगे जिनको लाइल्मी होगी इस सिलसिले में। नहीं तो आप बताइए क्या किया आप लोगों ने मुसलमान के लिए? पेशेंस रख के तो मैं गिना सकता हूँ। बोलिए। मुझे बिहार पहला ऐसा रियासत है जहां माइनॉरिटी कमीशन कायम हुआ और माइनॉरिटी कमीशन दीगर रियासतों में भी थे, लेकिन उसको कानूनी दर्जा दिया गया। कानूनी दर्जा दिया गया। क्या हुआ विकास? तो फैसले हैं। नहीं, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं, रियासत वो ये कि क्या अकलियतों के लिए हॉस्टल का इंतजाम किया गया। बिहार पहली ऐसी रियासत है जहां उर्दू में बीपीएससी में लिखने की इजाजत दी गई, जिसका नतीजा भी सामने में आया। लोग बिहार पहली क्या किया जहां कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। नहीं ये पूछिए ना भागलपुर के कातिलों का क्या किया। लेकिन आप लोगों के ऊपर एक बड़ा इल्जाम ये लगता है कि लेकिन बुनियाद मेरी बात सुनेंगे तब ना आप बोलिए। आप ही बोलिए। चलिए गुलाम गौस साहब आप बोलिए। क्यों बोलिए क्यों बुला लिया हमको? नहीं बोलिए। सुनने की आदत ही नहीं दिल्ली वालों को।
हम आपको पूरे तौर पे सुन रहे हैं, आप बोलिए। कह रहा था कि मैंने बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने इतना जरूर किया जो दूसरों ने नहीं किया। और एक बात और कहना चाहता हूं, नून मीम अफजल भाई के बारे में, ये यकीनी तौर पर फसाद कराने वालों में नहीं थे, ये तमाशा देखने वालों में थे। बाबरी मस्जिद ढह रही थी और इनका प्रधानमंत्री जो है टीवी देख रहा था। फिर भी आप सपोर्ट करते हैं उनको? उस दर्द को हम लोग भूले नहीं है, फिर भी सपोर्ट करते हैं उनको? वो हम लोग के लिए मामला 84 में जो, फिर भी सपोर्ट करते हैं उनको? वहाँ ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था बाबरी मस्जिद के जमाने में, बाबरी मस्जिद का मामला वही रखता है हैसियत। गौस साहब, आपकी गलतफहमी दूर कर दो, इत्तेफाक से मैं उस जमाने में आपके साथ था। मुसलमानों के बारे में कह रहे थे कि मैं उस वक्त लालू जी के साथ था। मुसलमानों के बारे में आपका क्या एजेंडा है? बोलिए। कितनी नौकरी देना चाहते हैं, कितना रोजगार देना चाहते हैं, उनके तालीम के लिए क्या करना चाहते हैं? आप सिर्फ 15 दिन रुक जाइए, 20 दिन, बीजेपी आप 20 दिन रुक जाइए। आप जब विजन डॉक्यूमेंट देखेंगे आपको नजर आएगा। हम हवा में बात नहीं करते आपकी तरह, हम हवा में बात नहीं करते आपकी तरह। आप 20 दिन रुकिए, आपको जब विजन डॉक्यूमेंट नजर आएगा आप देखेंगे उसके अंदर। ये बताइए, आपने मैनिफेस्टो बनाया इससे पहले, उसमें कितनी बार ये कहा मुसलमान 10 साल से नहीं है, करना चाहते हैं? हमें सत्ता दो, एक बार हमें मौका दीजिए, हमें एक बार मौका तो दीजिए। हरीश खुराना ये कह रहे हैं गुलाम गौस साहब कि हमारा विजन डॉक्यूमेंट आने वाला है, उसके बाद देखिएगा हम क्या वादे करते हैं मुसलमानों से। साथ साथ ख्वाजा इफ्तिखार आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो चीज आप बीजेपी से पूछ रहे हैं कि कितना रोजगार दिया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों को तरक्की दी, तो वो आपने क्या किया है, ये चीज उनसे क्यों पूछ रहे हैं? पहले आप बताइए, आपने मुसलमानों हमने तो बता दिया जी। मैं बता रहा हूं, हमारे जमाने में बिहार में 7.5% मुसलमानों की नौकरी थी। आप पता लगा लीजिए पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर मुसलमानों की नौकरी कितनी आज के तारीख में घट गया। घट गया बिहार में, यार 2 से 3 पर आ गए जी। जो नए शुक्र पैदा हुए हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं हरीश खुराना जी से कि इनके पेट में दर्द कब होता है? जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शाख खुलती है किशनगंज में, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन के इनके नाक बहुत चढ़ जाते हैं। 84 में सिख फसाद हुआ, उसके लिए बहुत दर्द। सिख भी हमारे भाई, हमारे भी हमदर्दी है उनसे, लेकिन इतने मुसलमान मारे गए, उनके लिए कभी आवाज उठाया इन लोगों ने? जी एक अहम सवाल देखिए, 341 के बारे में बताना चाहता हूं कि धर्म और जाति के नाम पर आरक्षण नहीं मिलेगा। तो सिख को कैसे मिल गया, बौद्ध को कैसे मिल गया, और सिर्फ मुसलमानों के साथ परहेज क्यों है? अगर धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं मिल सकता है तो सिख को भी नहीं मिल। लालू जी और राबड़ी जी के राज में कितने बार दंगे हुए, ये सवाल ही पूछा जाएगा। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो ये तो बताइए। फैसल साहब, रिजर्वेशन के मामले में किसी की पॉलिसी साफ नहीं है। देखिए एक चीज बताइए, किसकी पॉलिसी यहाँ पे वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत अहम मुद्दा उठाया है गुलाम गौस साहब ने कि लोग बात जरूर करते हैं, कुछ किया नहीं। उन्होंने एक बात बहुत संजीदगी से कही कि उनकी जब सरकार थी तो मुसलमानों को रोजगार का जो परसेंटेज था वो बहुत ऊपर गया था, और जो हिंदुस्तान का जो परसेंटेज है उससे काफी ऊपर था। इसी बात पर डिस्कशन जारी रहेगा। लेते हैं एक ब्रेक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुबेर को नीचा दिखाने के लिए विष्णु के वरदान से धनाक्ष ने पाया बहुमूल्य रत्नों पर अधिकार। अब मैं इन रत्नों की शक्ति के द्वारा संसार में धन का देवता बनूंगा। जय 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 बजरंग बली। सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सहारा 1 पर। त्रों से खचाखच पेश है मुकद्दर का सिकंदर के 2 फाइनलिस्ट्स। इन्होंने तय किया है खतरनाक फासला हजारों फीट की ऊंचाई पर, और ये खतरों से बेपरवाह यहां तक पहुंचे हैं अंगारों से। पर अब आखिरी राउंड, लगता है रिस्क नहीं है तो कौन बढ़ेगा आगे?
पर बिना कॉन्डम। समझदार थे जो सबसे बड़े खतरे से डर गए और घर गए। सबसे बड़ा खतरा HIV, यौन संक्रमण और अनचाहे गर्भ का खतरा। और जो समझे ये बात वही है मुकद्दर का सिकंदर। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका खैर मकदम है। आबादी के तनासुब के हिसाब से मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्या कहना है? क्या आपको जो मुआवजा दिया गया है वो आप तक मिला है, पहुंचा है? कभी भी ये सिचर कमेटी के रूप में मुसलमानों के हक में कभी भी लागू नहीं किया जाएगा। मदारिस के तलबा के ऊपर जो इल्जामात लगाए जाते हैं वो बेबुनियाद और बेहकीकत है। तो ये क्या इंसान इस दुनिया के अंदर इंसानियत है? जो मदद मिली है वो नोटिस जरूरत है सरकार को। तो आप बताओ आपकी आवाज शनिचर की शाम 5:30 बजे और इतवार की दोपहर 12:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। बहुत गर्मा गर्म बहस हो रही है, लेकिन जैसा कि होता है जब भी इस तरह की बात होती है, मुसलमानों से मुतल्लिक कोई बात होती है, तो उसमें जज्बात ज्यादा सामने आ जाते हैं और खास मुद्दों पे बात नहीं हो पाती है। लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें भी निकल के आई हैं। जैसा गुलाम गौस साहब ने बताया कि उन लोगों की जब सरकार थी बिहार में, तो जॉब में कम से कम मुसलमानों को बहुत फायदा हुआ, बहुत सारी और चीजों का तस्करा किया। लेकिन ये सारी चीज अपनी जगह पे। अभी जो सवाल है वो ये है, जो मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं कि क्या इस तरह की जो स्ट्रेटजी कांग्रेस बीजेपी की है कि इलेक्शन तक 1000 मुस्लिम लोगों से मिलने की मीटिंग्स की जाए, विजन डॉक्यूमेंट लाया जाए, छोटे बड़े जितने भी मुस्लिम इदारे हैं, मदरसे हैं, उन तक पहुंच बनाई जाए, ये सारी चीजें करने की एक स्ट्रेटजी है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो मार्गदर्शक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों की सोच है कि कम से कम इस तरह की सभा की जाए। तो क्या ये पूरी कोशिश इसलिए भी की जा रही है कि ऐसा कुछ प्रचार किया जाए कि कम से कम 10-15% मुसलमान मिसलीड हो जाए, कहीं कंफ्यूज हो जाए और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सके? ख्वाजा इफ्तिखार साहब, देखिए बात यह है कि एक दावत दी गई है। अब दावत को कबूल करना या कबूल न करना तो ये तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का, उनके हमायदीन का काम है कि वो उस पर फैसला करें। मेरा इस सिलसिले में मौक़िफ़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। करोड़ों उसके मानने वाले, करोड़ों उसके चाहने वाले हैं। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में वो इख्तिदार में इस वक्त है और आती रही है। मरकज के अंदर 1996 के बाद 98 में आई, 99 में आई, 2004 में आई। कल 2004 की बात आपने की। 2004 में एक चीज खा जाता है। 2004 की बात जब आप करते हैं तो 2004 में भी इस तरह की एक चीज हुई थी कि वाजपेयी हिमायत कमेटी बनाई गई थी, उसमें भी कुछ अच्छे मुसलमान लोगों को जोड़ा गया था, उसका कोई खास असर नहीं हुआ। मैं उसमें हिमायत कमेटी में भी आता हूं जी। तो जो एक हकीकत है जमीनी, भारतीय जनता पार्टी एक हकीकत है इख्तिदार के एतबार से देखिए, तो इस हकीकत को मुसलमान कब तक इससे कोई इनकार करते रहेंगे? आप ये बताइए मुझे। अगर आज भारतीय जनता पार्टी ने एक दावत दी है, ये दावत फिक्र है, ठीक है, वोट देना या ना देना ये एक अलग बहस है। डायलॉग को लेना, मैं समझता हूं किसी भी महज़ब माशरे में अगर किसी भी जानिब से कोई दावत की बात आती है तो उस माशरे के लोगों को उस पर बहस करनी चाहिए, उस पर गुफ्तगू करनी चाहिए और उसके बारे में मौक़िफ़ लेना चाहिए। देखिए, लेकिन उसको सिरे से नकार देना मेरी नजर में ये गलत बात है। ख्वाजा इफ्तिखार साहब ने एक बहुत संजीदा बात की है कि देखिए, आप दावत को एक्सेप्ट करें या ना करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपको दावत फिक्र दी गई है, आपको दावत है कि आप आइए हमसे बातचीत कीजिए, मुज़ाकरात कीजिए और हमारी बातों को समझिए, उसमें आप लोगों को क्या परेशानी है? सर देखिए, कुछ लोग हमारे देश में एक बड़ी मुहिम में लगे हुए हैं। कुछ उसमें सो कॉल्ड उलमा भी हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स भी हैं। उनका यह कहना है कि साहब ये गुजरात के बाद तो कुछ हुआ ही नहीं जी, गुजरात ही हुआ जी। तो मुसलमानों को वो ये देश को ये समझाना चाह रहे हैं कि जो मोदी जी से जो मुखालफत है मुसलमानों की, वो सिर्फ गुजरात की वजह से है। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है मुसलमानों के साथ। दरअसल देखिए, मुसलमान इस मुल्क को बनाने में, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, उतना सिखों का है, उतना ईसाइयों का है। इस मुल्क जिसको हम लोग आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, और उस सपने के साथ जब हमने जंगे आजादी में मुसलमानों ने, सबने, सेकुलर हिंदुओं ने मिलकर, मैं सेकुलर बोल रहा हूं, कुछ लोग इस देश में अंग्रेजों के साथ लगे हुए थे, हिंदुत्व राष्ट्र का सपना लेकर उनके साथ इस देश को हिंदुत्व राष्ट्र बनाना चाह रहे थे। लेकिन मुसलमान और सेकुलर हिंदू, उन्होंने कहा ये मुल्क सेकुलर होगा और सबको होगा।
तो जो लोग देश से गद्दारी कर रहे थे, आज हमारे बीच से, मुसलमानों के बीच से कुछ लोग जोड़ के मुसलमानों को गद्दार साबित करना चाहते हैं। तो ये मुसलमान जो है, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, कोई बात को समझ रहा है, कोई बात को समझ रहा है। मुसलमान गद्दार नहीं है। जिन लोगों ने देश में गद्दारी की बात नहीं, जिन लोगों ने देश में गद्दारी की, जो जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, जिस जमात को इख्तियार मिलता है, जो पावर में आती है, उसको आप गद्दार नहीं कहते। एक सवाल मेरा मीम अफजल साहब से, तारीख कभी भुलाई नहीं जाती है। मीम अफजल साहब, एक सीधा सवाल, तारीख में आगे बढ़ा भी जाता है। देखा गया है कि जो असेंबली इलेक्शंस हुए और भी जो इलेक्शंस हुए, वहां पे नेशनली अगर बात करें तो 40 से 48% मुसलमान कांग्रेस को वोट देते हैं। लेकिन जब ये बाइपोलर फाइट हो जाती है, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है, तो वो परसेंटेज बढ़कर के 70 से 75% हो जाता है, हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और दिलचस्प बात यह है कि जहां जहां मुसलमानों को यह दिखता है कि नहीं, कांग्रेस से भी बेहतर कोई पार्टी है या कोई उम्मीदवार है, वहां कांग्रेस को वोट मुसलमान नहीं देता है। चाहे बिहार में आरजेडी को दे दे, चाहे यूपी में सपा को दे दे, या तृणमूल कांग्रेस को दे दे, या किसी और पार्टी को दे दे। ये सूरत हाल है। तो कहीं ना कहीं मुसलमान आप पे पूरी तरह से भरोसा नहीं करता है, मजबूरी की तहत करता है। इसको आप कैसे देखिएगा? देखिए, जो आपने बात कही वो देखने में बज़ाहिर बड़ी सही लगती है। अल्टरनेट तलाश आपके सामने है। सुनिए, अल्टरनेट तलाश करना कोई गुनाह नहीं है। अगर मुसलमान कोई फैसला लेता है, उसको वेलकम करना चाहिए। मैं यहाँ जरूर कांग्रेस के तर्जुमान की हैसियत से बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं एक मुसलमान हूँ और मैं ये जानता हूँ कि मुसलमानों को अगर हम ठीक ढंग से अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे तो जाहिर है वो दूसरी तरफ देखेंगे। और ये मुसलमान का क्या है, दलितों का भी मसला है, सिखों का भी मसला है, इवन हिंदुओं का भी मसला है। जब कोई पार्टी अपनी बात को अपने ढंग से कहती है तो जो बात उनकी समझ में आती है उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये बात सही है। देखिए, अभी कहा कि आपने ज्यादातर वही कांग्रेस ने हमेशा वोट डाला। 1977 के अंदर कांग्रेस सबसे पहले खिलाफ गया था, कांग्रेस के खिलाफ सबसे पहले मुसलमान ही गया था और कांग्रेस हार गई थी। 80 में मुसलमान वापस आया तो इंदिरा गांधी फिर वापस आई। आप देखिए उसके बाद जो 89 में हुआ उसके अंदर भी मुसलमानों नहीं, तो इस बार लगता है कांग्रेस से फिर मुसलमान वापस आ रहा है। मुसलमान की बात आप अभी देखिए, असल में हम लोग बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होकर मुसलमान की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अमीर से किसी हद तक अपने आप को जोड़ता हूँ कि हमें जब बात करें तो हम सिर्फ जब मुसलमान की बात करते हैं तो शायद हम मुसलमानों की खिदमत नहीं करते हैं। हम मुसलमानों को कुछ मुसलमानों से खुश हो सकते हैं, इससे कैसे लेकिन ये एक जमीनी हकीकत है, एक सियासी हकीकत है। ये भाई हमने इनकार कब किया उससे? मैं तो आपको उसकी पूरी पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इनकार थोड़ी किया है, मैं तो आपकी बात को मान के पहले चल रहा हूँ आगे। और मैं उससे भी आगे बढ़कर कह रहा हूँ कि 89 में मुसलमान ने साथ नहीं दिया, हम फिर हार गए। 96 के अंदर फिर हमने साथ नहीं दिया, फिर हम हार गए, चूंकि बाबरी मस्जिद हुई थी। जाहिर है जितनी जरब उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी, उसमें कई हद तक हमारी भी जिम्मेदारी तय की गई। मुसलमान ने तय की और हमारे खिलाफ गया वोट और हम लोग फिर हारे उसके बाद। लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में जाकर मुसलमान हमेशा इस बात का एहसास करता है कि इस मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म को लेकर के, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ बहुत सारी बात करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी विकास की बात कर रही है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में इनके प्रभारी जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम भारत राम मंदिर का निर्माण करेंगे और वहां से वो अपनी इलेक्शन मुहिम को शुरू करते हैं। तो बुनियादी बात यह है कि बात सिर्फ सेकुलरिज्म की नहीं, सेकुलरिज्म तो इनके लिए कोई चीज ही नहीं है। खुराना साहब से मैं माफी के साथ कहता हूं कि आप हमारे को कहते हैं सूडो सेकुलरिस्ट हैं, यानी जितनी भी हिंदुस्तान में दूसरी पार्टियां हैं वो सूडो सेकुलरिस्ट हैं। सही सेकुलरिस्ट ये है कि ये पार्लियामेंट की 550 सीटों में देखिए 2 लोगों को टिकट देंगे। बुनियादी चीजों पे आइए, महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात से लेकर के पंजाब तक। आप लोग बोलिएगा, लेकिन अभी हमारे साथ लाइन पे हैं गुलाम गौस साहब, उनके पास जाते हैं। गुलाम गौस साहब, एक मिनट, गुलाम गौस साहब से भी मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं गुलाम गौस साहब की गलतफहमी दूर कर दूं। उन्होंने बड़ा सही सवाल उठाया कि बाबरी मस्जिद जब हुई तो आप कहाँ थे? तो गुलाम गौस साहब, पहली बात तो कि मेरा नाम मीम अफजल है, एन मीम अफजल नहीं है। और मैं उस जमाने में लालू जी के साथ था, मैं लालू जी के साथ था, ये भी बता दूं आपको। तो मैं कहां खड़ा था ये आपको तो पता होना ही चाहिए कम से कम। लेकिन परिस्थितियां होती हैं, आज भी लालू जी हमारे साथ हैं। लालू जी ने रियलाइज किया, उस जमाने में कांग्रेस के खिलाफ थे लालू जी। लालू जी को छोड़कर मैं कांग्रेस में आया था आरजेडी से, और मैंने लालू जी से कहा था कि यही एक पार्टी है जिसके साथ मिलकर के सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ी जा सकती है। और पिछले कई सालों से
आपके नेता लालू जी उस लड़ाई को कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ रहे हैं। गुलाम गौस साहब, आपसे मेरा सीधा सवाल यह है कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं 2014 का, और आप लोगों के बारे में माना जा रहा है कि कांग्रेस के साथ मिलकर के आप चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपसे सीधा ये सवाल कर रहा हूं कि क्या आप उस पार्टी के साथ इलेक्शन में जाइएगा जिस पार्टी से मुसलमान कहीं ना कहीं नाराज दिख रहा है कि उसने वादे तो बहुत किए कांग्रेस ने लेकिन बहुत कुछ किया नहीं? तो क्या इसका असर आप लोगों की पार्टी पे या आप लोगों के इलेक्शन रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा? गुलाम गौस साहब, देखिए ख्वाजा साहब अभी कुछ देर पहले एक बात कह रहे थे, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं। बद, बदतर, बदतरीन, जी जी बदतरीन, हमको उसमें से किसी को चुनना है और हमारे पार्टी की पॉलिसी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस सेक्युलर नहीं है, कांग्रेस सेक्युलर है जी। नून मीम अफजल भाई ने जो बात इतराज था, मेरा कहना यही था कि हुकूमत में रहते हुए जो फर्ज था वो नहीं निभाया गया, वो नहीं निभाया। इसका दर्द है हम लोगों को, शायद इनको भी होगा। तो कैसे वोटर्स को समझाइएगा कि नहीं गुलाम गौस साहब, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। मैं बोलिए, एक मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी बोलिए। कुछ लोग ये समझते हैं, हमारे बीजेपी के भाई या कुछ बेवकूफ मुसलमान भी ये समझते हैं कि सेक्युलर लफ्ज है मुसलमानों के लिए इजाद किया गया है। इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क की अखंडता, इस मुल्क की एकता इस पर निर्भर करता है। सही बात। जिस दिन बीजेपी और आरएसएस जैसे लोगों के हाथ में ये हुकूमत चले जाएगी, ये देश शायद एक नहीं रहेगा। जो अलग अलग चश्मे से लोगों को देखता है, निश्चित रूप से हमारे सामने सबसे बड़ा सांप्रदायिकता का खतरा है, देश की अखंडता का खतरा है। हम उसको रोकने के लिए चाहे कांग्रेस हो, यही प्रॉब्लम, दूसरी पार्टी, यही प्रॉब्लम है। मुसलमान क्यों नहीं आगे बढ़ पाता? एक जो हवा दिखाया जाता है, दंगा और फसाद पर यकीन नहीं रखती हो, जो दंगा और फसाद को कंडेम करती हो, उसके साथ तालमेल करना ऐसे नेताओं की वजह से, आप बोल लीजिए, ऐसे नेताओं की वजह से। गुलाम गौस साहब, पहली बात तो ये कि मैं आपसे कहूं, ये मुल्क बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी हो, आपकी पार्टी हो, मेरी पार्टी हो, ये बहुत सब छोटे हैं और हम उससे भी बहुत छोटे हैं। ये देश बहुत बड़ा है, इसको तोड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। बता दूं आपको मैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे मोदी हो, इनके आने से 6 साल ये राज करके गए हैं, 6 साल ये राज करके गए हैं, बहुत कोई मुल्क नहीं टूटा। हमने उस वक्त भी इनसे लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ सकते हैं। यही प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यही प्रॉब्लम है लोगों के साथ, ये डर दिखा के कोई डर की बात नहीं है। चलिए बिल्कुल। और जो ये कहते हैं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से डरता है, वो मुसलमानों की सबसे बड़ी बेइज्जती करता है। मुसलमान किसी से नहीं डरता अल्लाह के अलावा। डरना भी नहीं चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए, बुनियादी बातें होनी चाहिए। ख्वाजा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लास्ट में। देखिए बात यह है, मैंने पिछली दफा उसमें कहा आपसे सेशन में कि दावत फिक्र है, लेना चाहिए, मैं इसके हक में हूं। अब 3-4 बातें हैं जो मैं बीजेपी से खुले तौर पे कहना चाहता हूं। नंबर 1, हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर 4-5 बुनियादी चीजें भारतीय जनता पार्टी के हवाले से। नंबर 1, मजहबी आजादी, ठीक है, मजहबी मकामात का तकद्दुस, उनके अकायद को लेकर उसका एहतराम, ये 3-4 बातें आपकी क्या दूसरी बात यह है कि मुसलमानों में ये खौफ है कि उनकी जो तहजीब है, उनकी जो तमद्दुन है, उनकी जो सकाफत है, उसका उनकी जो अक़दार है, उसके हवाले से खदशात है, उसके हवाले से। तीसरी बात यह है, मुसलमानों से उठ के भी ऊपर बात कर रहा हूं। तीसरी बात यह है, बड़ी जरूरी बात कर रहा हूं। तीसरी बात जो आ रहे हैं नुमाइंदगी की, अटल बिहारी वाजपेयी तो नहीं, अनिल साहब एक बात सुन लीजिए। तीसरी बुनियादी बात यह है नुमाइंदगी की बात। नुमाइंदगी की बात बहुत जरूरी है, हिस्सेदारी की बात बहुत आप कबूल करिए। अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ वाकई आगे बढ़ना चाहती है तो देखिए भाई, आप 40 टिकट मुसलमानों को दीजिए, आप दिखाइए ना। मैं आखिर में एक ही बात करूंगा, इनकी बात का जवाब दूंगा। आप हिस्सेदारी तो दीजिए, आखिरी बात बोलूंगा, बहुत संक्षेप में करूंगा, बहुत संक्षेप में करूंगा। आखिरी बात, आपने 60 साल कांग्रेस को देखा, आप 60 महीने बीजेपी को देखिए। ये मैं आपसे वचन देता हूं कि आपका सर फक्र से ऊंचा होगा, झुकेगा नहीं। हिस्सेदारी दीजिए ना उनको, हिस्सेदारी दीजिए, आप चर्चा करिए, आप हिस्सेदारी देंगे, रास्ता खुलेगा। देखिए हम हर चीज का जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन यही है।
आप हिस्सेदारी सेकंड में एक बात कहूंगा सर, आप मुसलमानों की बात तो छोड़ दीजिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी तो नहीं आ रहे ना कि कांग्रेस संभाल लेगी उनको। ये मोदी जी जो आ रहे हैं, आप देखिए इस देश में मैं आपको बताऊं इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ये सागरिका घोष जर्नलिस्ट उसको मना कर दिया, रवीश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया, का ऑर्डर हो गया है। फैसल साहब ये इमरजेंसी लगेगी, बोल दिया आपका सर फख्र से ऊंचा होगा। फैसल साहब देखिए इलेक्शन लड़ा और जमहूरियत को बचाइए, देश को बचाइए, जाती है सरकारें चलाई किसी और सावधान रहिए उस लोगों से जो देश को बेचना चाहते हैं। अभी वक्त हो गया, हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जैसा कि खुली बहस में आपने देखा कि जब भी बात होती है मुसलमानों की तो जो जज्बात है बहुत हावी हो जाते हैं, लेकिन एक बात जो साफ थी वो ये था कि अगर बीजेपी ने दावत दी है तो उस पर गौर करना चाहिए। लेकिन एक बात जो ख्वाजा साहब ने बहुत सही उठाई कि जो मुसलमानों के अपने जो एप्रीहेंशन हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, जो उनके बुनियादी मसले हैं बीजेपी को उन पर अपनी खुली राय सामने रखनी चाहिए जो बीजेपी नहीं करती है। जहां तक सवाल रहा कि मुसलमान वोटर क्या करेगा, ये वक्त आने पर पता चलेगा। मुसलमान वोटर हो या हिंदुस्तान के दूसरा वोटर हो, वो सब देखता है, सब समझता है, ये जनता है, सब जानती है। आज खुली बहस में बस इतना। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग इन करें समयlive.com। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए आलमी समय।